हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग ना पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स जितने भी रहे हैं, क्या रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर्स जितने भी रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग आज देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, पीडीएफ ले लीजिए और इस पीडीएफ को ना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस पीडीएफ को आप 10 मिनट में पूरा पीडीएफ को आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक लेक्चर पहले आप देख लेंगे ना, इसके बाद आपको मात्र 10 मिनट लगेंगे। पूरा पीडीएफ जितने भी इसमें पेजेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स है, वो आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा। कितना मिनट में? 10 मिनट में कवर हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसको आप प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो आप इसी को ना साइड साइड में कहीं कहीं पे लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक ही पेज में सारा नेशनल करंट अफेयर्स हो जाएगा और आप इजीली इसको रिकॉल कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में जो है वो कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा चीज़ को हम लोग को छोड़ना होता है, ये आपको सारा पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप फ़िल्टर आउट कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन को, अपने मतलब करंट अफेयर्स को आप फ़िल्टर आउट कर पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रीलिम्स के मद्देनज़र जो है वो कौन सा चीज़ आपको याद रखना है, ये आपको इसी लेक्चर में पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है तैयारी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई चैनल को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो, ठीक है। और हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कोई दूसरा सेगमेंट चाहिए, जैसे कि आज नेशनल करंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार अगर आपको कोई दूसरा सेगमेंट अगर इसी तरह से शॉर्ट में चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है कि कुमार गुप्ता जी ने बनाए थे और 427 में बनाया गया था। और इसको डिस्ट्रॉय कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। और बख्तियार खिलजी जब इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसके ruins को कौन डिस्कवर करते हैं फिर? जैसे बख्तियार खिलजी इसको डिस्ट्रॉय किए तो उसका कुछ कुछ तो अवशेष रहा होगा, तो उस ruins को जो है डिस्कवर करते हैं 1812 में, उनका नाम है फ्रांसिस बुचनन। क्या नाम है? फ्रांसिस बुचनन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये भी पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो गया में है। मोदी जी इसका जो इनॉग्रेशन जो किए थे इस बार, वो मोदी जी किए थे। और ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में भी आता है। क्या आता है? मतलब कुछ कुछ हम लोग के कॉलेज हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है, तो उसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है। और इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो कौन है? वो जोशी साहब हैं। कौन है? जोशी साहब, बीवी जोशी साहब हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया है और ये 2016 में जोड़ा गया था, ठीक है। और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इको फ्रेंडली है और नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। क्या है? नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब इको फ्रेंडली है। चलिए, दूसरा हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को। वन नेशन वन इलेक्शन को आपको पता ही होगा, काफ़ी न्यूज़ेस में रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी बनाया गया था उसमें रामनाथ कोविंद जी जो है वो चेयरपर्सन थे उसके। और रामनाथ कोविंद जी, आपको पता होगा कि ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या है वन नेशन वन इलेक्शन में कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, हमेशा इलेक्शन होते हैं, एमसीसी लगते हैं, तो हमारे जो देश का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो इसी को डेवलपमेंट को ज़्यादा गति देने के लिए और डिस्टर्बेंस एमसीसी कम लागू करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात चल रही है। तो इसमें से इनका एम क्या है कि इलेक्शन जो है, पूरा प्रक्रिया जो है वो 2 फेज़ में हो। 2 फेज़ में कैसे हो कि पहला फेज़ में आपका असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन हो। दूसरा फेज़ में जो है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो। लोकल बॉडीज़ कौन सा होता है? पंचायती राज हो गया, आपका नेशनल, ये क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, आपका नगर पंचायत हो गया। ये सारा चीज़ जो है वो दूसरा फेज़ में हो। मतलब 2 ही फेज़ होगा टोटल। 2 फेज़ में पहला क्या होगा? असेंबली होगा, लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन होगा। उसके बाद उसके 100 दिन बाद जो है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये टेन्योर जो होगा वो 4 साल का होगा, 5 साल का नहीं होगा, 4 साल का होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का ही प्रक्रिया से हम लोग जो है ना 1951 मतलब आज़ादी के बाद का जो इलेक्शन था 67 तक, इसमें हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को ही प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद कुछ कुछ कोalition गवर्नमेंट आ गई, कुछ कुछ सरकारें गिर गई, जिसके बाद थोड़ा सा अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, जिसकी वजह से अब हम लोग फिर चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? मतलब वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको पता होगा कि ये जो रिजर्वेशन है ना, वुमेन लेजिस्लेचर, मतलब वुमेन रिजर्वेशन जो है ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में है। क्या है?
स्टेट इलेक्शन और पार्लियामेंट के इलेक्शन में होगा। ये 33% दिया गया है और इसको 15 साल के लिए दिया गया होगा। और दूसरा चीज़ इसमें से इम्पॉर्टेंट है कि इस बार का जो इलेक्शन था ना, इसमें आपका वुमेन रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? लागू नहीं हुआ था। और इसलिए लागू नहीं हुआ था क्योंकि इसमें से एक चीज़ ये बोला गया है कि ये मतलब वुमेन रिजर्वेशन जो इफेक्ट में आएगा वो फ्रेश डिलिमिटेशन के बाद आएगा। मतलब अब जो फ्रेश डिलिमिटेशन होने वाला है उसके बाद जो पहला लोकसभा या पहला ये स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होगा उसमें ये अप्लाई होगा। ठीक है, आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। ठीक है, तो इससे पहले हाँ एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये जो है 128वां बिल था, कभी कभी बिल भी पूछ लिया जाता है, और ये वो 106वां CAA था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। क्या था? 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 128वां बिल था ये। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हम थोड़ा सा सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs के बारे में। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार का एक केस था, इस बार का एक केस में इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ये दिया, डिसीजन दिया कि स्टेट ऑफ, कौन सा केस था? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। इसमें इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है वो SCs STs में हो सकता है। और ये जो कितने बेंच, इसमें कितने जज थे? 7 जज थे। इसमें कितने जज थे? 7 जज थे। और इसमें से जो है ना 6-1 के रेशियो से इन्होंने दिया है। और जो एक आदमी जो थे इनको डिसएग्री किए थे, उनका नाम क्या था? बेला त्रिवेदी नाम था। क्या नाम था? बेला त्रिवेदी। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेला त्रिवेदी। उससे पहले जो है ना, उससे पहले भी एक जजमेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं ईवी चनैया केस वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस था 2004 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो होगा नहीं। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। बट इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये आज मतलब जो अपडेटेड ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में पलट दिया है और कहा है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद आप 2 चीज़ याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है ना जस्टिस रोहिणी कमीशन भी था और कर्पूरी ठाकुर जी का भी एक प्रॉपर फार्मूला था सब क्लासिफिकेशन को लेकर के। अगर आपको डिटेल में कभी पढ़ना है मेंस के लिए तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो क्लासिफिकेशन का फार्मूला था वो किस तरह से था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपको पता है कि बिहार में भी आपको कास्ट सेंसस के बाद जो है 65% रिजर्वेशन का कोटा कर दिया गया था। इसी में जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है वो मतलब क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि इंदिरा सोहनी केस जो है वो 50% लिमिट के बारे में बात करता है और ये बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जिसमें इक्वलिटी के बारे में उन्होंने कहा गया। और फिर वही बात है कि जस्टिस रोहिणी पाल जो है वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में मतलब बोला गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पब्लिक एग्जामिनेशन पर। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब इसमें हम लोग ना मतलब होता है नहीं पेपर लीक वीक हो जाता है, तो इसी के बारे में बात किया गया था। इसमें इन्होंने कहा कि 3 साल का जेल हो जाएगा। क्या होगा? 3 साल का जेल और फाइन होगा। उसके बाद UPSC SSC RRB IBPS और NTA के एग्ज़ाम में ये वैलिड होगा। और तीसरा चीज़ इसमें कहा गया कि किसी भी टाइप का मैल प्रैक्टिसेस, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीटिंग कर लिया, कोई पेपर लीक कर लिया, कोई OMR बाहर लिखवा दिया, कुछ भी करके, तो ये सारा जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लेडी जस्टिस स्टैच्यू को चेंज कर दिया है। लेडी जस्टिस स्टैच्यू जो था ना उसको चेंज कर दिया गया है। और आप देखिएगा इसमें मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये पहले वाला था, ये बाद वाला है। ठीक है, ये बाद वाला है और ये पहले वाला था। पहले वाला में क्या था कि आँख में जो है पट्टी बांधा हुआ था, इस बार आँख खुली हुई है। और इसके बाद उनका लेफ्ट हैंड में जो है वो एक तलवार था, अब लेफ्ट हैंड में जो है एक किताब है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और यहाँ पर सेम है। ठीक है ना, राइट हैंड में सेम है। देखिए लेडी जस्टिस जो है स्टैच्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या है कि वाइट साड़ी का उन्होंने मतलब इसमें वाइट साड़ी पहना के गया है, ओपन आई है, राइट हैंड में स्केल ऑफ बैलेंस है, तराजू है, और लेफ्ट हैंड में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। यही आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में। लोकसभा इलेक्शन जो है आपको पता है 19 अप्रैल से 1 जून में हुआ था, 7th फेज में हुआ था टोटल। उसके बाद आप हमको कमेंट में ये बताइएगा कि MCC जो है वो कब तक रहता है, लागू रहता है, काउंटिंग तक रहता है, इलेक्शन के लास्ट डे तक रहता है, या फिर ओथ सेरेमनी तक रहता है। ये आप हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में इलेक्शन हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग जहाँ पे पड़ा है वो है आपका लक्षद्वीप, और सबसे कम जो है हमारा प्यारा बिहार में सबसे कम वोट टर्न आउट जो हुआ है। ठीक है, उसके बाद टोटल लोकसभा में कितने मेंबर गए हैं? 74 गए हैं इस बार। वुमेन रिजर्वेशन होने के मतलब वुमेन रिजर्वेशन का एक एसेंस लाने के बावजूद भी कितना हुआ है? 74 लोग गए हैं। और आपको इसमें से एक चीज़ और याद रखना है कि
वीवीपैट के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, ईवीएम के बारे में। तो वीवीपैट क्या होता है कि भाई आप जब वोट करते हैं तो उसके बाद एक स्क्रीन में दिखता है और वो 7 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक? 7 सेकंड तक रहता है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ये चीज़ हो सकता है पूछ ले आपको कि वीवीपैट में जो है वो जो मतलब स्क्रीन में दिखता है वो कितना सेकंड तक रहता है, तो वो 7 सेकंड तक रहता है। बाकी ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कवच सिस्टम में। कवच सिस्टम जो है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इसको कौन डेवलप किया है? इनको डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको RDSO भी कहते हैं, RDSO। ठीक है, ये क्या होता है कवच सिस्टम भाई? कवच का मतलब क्या होता है? कवच मतलब होता है सुरक्षा। अब कवच मतलब क्या होता है? कवच मतलब सुरक्षा। तो ट्रेन का जो कोलिजन होता है, ट्रेन का टकराव होता है, इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग कवच सिस्टम लेके आए। ये कैसे क्या होता है? ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। मान के चलिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, तो अगर ये सामने सामने आएगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, जिससे कि कोलिजन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग CAA नोटिफिकेशन पर। आपको पता है कि CAA क्या था? काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है ना माइनॉरिटीज़ को इंडियन सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। और वो माइनॉरिटीज़ कहाँ कहाँ का होना चाहिए? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होना चाहिए। कहाँ कहाँ का? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। याद रखिएगा, नेपाल और श्रीलंका इसमें नहीं है। ठीक है। और माइनॉरिटीज़ में कौन कौन सा होंगे? हिंदूज़ होंगे, सिख्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जैन्स होंगे, पारसी होंगे, क्रिश्चियंस होंगे और मुस्लिम जो है वो इसमें नहीं है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्रोविज़न क्या है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले और या फिर उस दिन अगर इस टाइप के कोई लोग आए हैं तो उसको 5 साल, मतलब पहले क्या होता था कि 11 साल में आपको बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से आप ले सकते थे, बट अब इसको घटा करके 5 साल कर दिया गया है अगर आप 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए थे। ठीक है। और ये अप्लाई कहाँ नहीं होता है? ये एक्सेप्शन में है, याद रखिएगा। ये 6 शेड्यूल एरिया में जो है अप्लाई नहीं होता है और इनर लाइन परमिट में ये अप्लाई नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वो 6th रैंक है। ठीक है। टोटल जो हो गया है 43 हो गया है। 41 जो है लास्ट 3 अगर हम लोग देखेंगे तो 41 जो है मतलब 41वां जो था वो शांति निकेतन था जो बंगाल में है। उसके बाद 42nd जो है वो होयसाला टेम्पल को मिला है, कर्नाटका में है। उसके बाद 43rd जो है वो मोइडम्स नाम से एक असम में ये है। वो क्या होता है? उसमें बरियल सिस्टम ऑफ मतलब एक कब्र टाइप का, एक ऐसे गुम्बद टाइप का आपको लगेगा, वो एक्चुअली में बरियल वहाँ पे बरीड किया गया है, तो उसको मिला है असम में। ये कितना हुआ है? 43 में। मतलब यही अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो है आपका यही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत रत्न अवार्ड में। भारत रत्न अवार्ड जो है ये फर्स्ट टाइम जो है 5 पर्सन को मिला। पहली बार जो है 5 इंसान को एक साथ दिया गया। इसमें से नरसिम्हा राव जी जो हैं उनको दिया गया था, ये LPG रिफॉर्म किए थे। स्वामीनाथन जी उनको दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, आप जानते हैं इनको। कर्पूरी ठाकुर जी जानते ही हैं, बिहार के हैं, सोशल जस्टिस के लिए इनको दिया गया है। काफ़ी मतलब सोशल जस्टिस में ये आगे भी रहते थे। और चौधरी चरण सिंह जो है वो फार्मर्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, तो इनको दिया गया है। उसके बाद आडवाणी जी जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये अभी भी जिंदा हैं, लिविंग हैं। ठीक है। और इनको दिया गया। बाकी ये सारा चीज़ जो है इसको पोस्थमस दिया गया है। ये कोई लोग अभी मतलब प्रेजेंट में जिंदा नहीं है, सिर्फ LK आडवाणी जी हमारे साथ हैं। उसके बाद एक हायरकी आप देखिएगा, एक हायरकी आपको, ये हायरकी जो है ना आपको याद होना चाहिए। ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका हायरकी क्या है। पहले होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। क्या होता है? पहले होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, विभूषण होगा यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है। उसके बाद पद्मश्री। ये आप याद कर लीजिएगा, ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद UCC के बारे में आपका काफ़ी न्यूज़ेस था, तो ये आप याद रखिएगा इतना ही बस कि ये आर्टिकल 44 में आता है, आपको सबको पता होगा। ये लिबरल है, मतलब DPSP में 3 टाइप का है ना, सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीज़म वाला। तो इसमें लिबरल वाला है। और इसको जो कौन सी कमेटी ने यहाँ पर दिया था ये चीज़, तो जस्टिस P देसाई कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन पे उत्तराखंड में UCC लाया गया। और सबसे पहला स्टेट जो था वो गोवा था। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए, राम मंदिर अयोध्या टेम्पल जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इस बार बना है। तो इसका 2 चीज़ आपको याद रखना है कि ये नगारा स्टाइल में बनाया गया है। कौन सा स्टाइल? नगारा स्टाइल। 3 टाइप का होता है, नगारा स्टाइल होता है, द्रविडियन होता है। इस टाइप का जो स्टाइल होता है टेम्पल बनाने का, तो ये नगारा स्टाइल में बनाया गया है। और इसका जो आइडल है, मतलब आइडोल जो है, मतलब मूर्ति जो है, वो अरुण योगीराज जी ने बनाया है। कौन बनाया है? अरुण योगीराज जी।
उसके बाद देखते हैं हम लोग वन नेशन वन लोकेशन पे। अभी हम लोग देखे थे ना वन नेशन वन इलेक्शन, अब देखते हैं यहाँ पे वन नेशन वन लोकेशन पे। इसमें क्या है, ये जो है इनिशिएटिव किनका लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसका मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। इसका क्या एम पता है, क्या है एम है, सेंट्रलाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब सब चीज़ को, हाईवे हुआ, रोडवेज हुआ, वाटरवेज हुआ, इसको सबको एक जगह कनेक्ट कर देना है। मतलब अगर आप यहाँ से निकले तो यहाँ से, मतलब इस टाइप का कनेक्टिंग कर देना है सब चीज़ को, सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कनेक्ट कर देना है। और ये जो है मैनेज किनके द्वारा किया जाता है, ये मैनेज किया जाता है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको वन नेशन वन इलेक्शन, ओके सॉरी यहाँ पे क्या ऐड हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में ऐड हो गया बाई मिस्टेक। आपको पता ही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप लोग मान लीजिएगा कि ये बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम अगर आप देखेंगे तो इसका एम पता है क्या है, कि सभी स्टेट में 28वां मतलब जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास, यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए जिससे कि क्रिमिनल जस्टिस जो है वो आसानी से मिल सके। उसके बाद चलते हैं हम लोग समृद्ध प्रोग्राम में। समृद्ध प्रोग्राम क्या है, समृद्ध प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब ये इसको, मतलब इनका ही इनिशिएटिव है। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका जो मिनिस्टर कौन है ये कमेंट में बताइएगा, IAS ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और इसका क्या एम है कि इसमें 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट करना है, मतलब हेल्प करना है, फाइनेंशियली हर तरह से उनको हेल्प करना है, उनको इकोसिस्टम एक देना है। चलिए, अब आते हैं हम लोग लखपति दीदी में। लखपति दीदी में अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रधानमंत्री जी, जलगांव महाराष्ट्र से इनके बारे में बोला गया था, बाई प्रधानमंत्री जी। इसमें क्या है कि लखपति दीदी उनको बोलते हैं जो कि मान के चलिए ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताइएगा कमेंट में कि इनका सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था। काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं ये पर्सन, अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं ये पर्सन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सभी लोग जो 1 लाख से ज़्यादा पर ईयर मतलब अर्निंग करते हैं, उनको हम लोग उनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर जी बोले थे कि ये लखपति दीदी है, ठीक है। उसके बाद लखपति दीदी के बाद आप आइए शिल्प दीदी में। शिल्प दीदी जो है ये न्यू दिल्ली में एक चीज़ हुआ था। उसके बाद ये चीज़ आपको इतना याद नहीं रखना है। उसके बाद ये इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा कि शिल्प दीदी, ये प्रोग्राम न्यू दिल्ली में हुआ था, ये इतना याद नहीं रखना है इसको। इसमें क्या होगा कि शिल्प दीदी जो कि हैंडीक्राफ्ट में बहुत माहिर हैं, उसका उनको ना एम्पावर करना है। क्या करना है, एम्पावर करना है 100 डेज़ के लिए, 100 डेज़ में, ठीक है। और ताकि इसका क्या हेल्प हो सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनको मिल सके। काफ़ी मतलब जब ये एम्पावर हो जाएंगे, जब इनका स्किल्स को और भी इन्हांस्ड हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये इनिशिएटिव किनके द्वारा चलाया गया है, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम क्या है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, ये मिनिस्ट्री कौन सा है, आप देखिएगा मिनिस्ट्री अगर है तो वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसमें क्या होगा कि इसका जो एज होगा वो 20 से 50 साल के में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। और इसका जिम्मेदारी कौन लिया है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वहाँ पर ये ट्रेनिंग दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर देखिए एम क्या है, फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये कहाँ होगा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग का प्रोग्राम है। उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें इम्प्रूव किया जाएगा, इम्प्रूव सोशल सेक्टर इंडिकेटर इन अंडर डेवलप्ड एरिया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 तो आपको पता ही होगा, मैं साइंस एंड टेक में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, सारा जितना भी मतलब पेलोड्स हैं सब के बारे में बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, स्पेस वाला आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं इन डिटेल पढ़ाया हूँ उसमें, बट फिर भी यहाँ पर आप करंट अफेयर्स के अगर इसमें देखेंगे तो ये 14 जुलाई 2024 को यहाँ से इंडिया से इसको मतलब लॉन्च किया गया। इसके बाद 23 अगस्त 2024 को साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग, पहला कंट्री ऐसा पूरा विश्व में है जो साउथ पोल में जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। इसका लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। और एक और होता है एंटी प्रोपल्सन, इसमें नहीं लिखा हुआ है। और इसका जो बजट है वो क्या है, 615 करोड़, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पीएम जनमन। पीएम जनमन का मतलब है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या है नाम है इनका,
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो है ये 15 नवंबर को शुरू किया गया था। 15 नवंबर को क्या है, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें ना जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस। इसमें है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है पीवीटीजी कम्युनिटी का जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेटर बनाना है। टोटल कितनी पीवीटीजी कम्युनिटी है, वो है टोटल 75। बाइगा को भी दिया गया है पीवीटीजी का। बिहार में टोटल बिहार झारखंड में अगर मिक्स करके देखेंगे तो बिहार झारखंड में जो है वो टोटल 9 कम्युनिटी ऐसा है जो पीवीटीजी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और लेटेस्ट में भी मुझे ऐसा लगता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाइगा को ही दिया है पीवीटीजी लेटेस्ट। चलिए, उसके बाद आपको ये 4 चीज़ तो पता ही होगा। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया है। संहिता सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा कहा गया है। भारतीय साक्ष्य को एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य बनाया गया है। और याद रखिएगा, पहली बार फर्स्ट टाइम जो है मॉब लिंचिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप किसी को मॉब लिंच कर देते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। डिफाइन किया गया अच्छे से इसमें, ठीक है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड देखते हैं। ये क्या है, इसका थीम क्या था, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का थीम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का अंतर्गत आता है, महुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें रैंक जो है वो महाराष्ट्र का पहला रैंक है, दूसरा रैंक मध्य प्रदेश का है, थर्ड रैंक जो है छत्तीसगढ़ का है और 15वां रैंक हमारा प्यारा बिहार का है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्टैच्यू ऑफ शिवाजी को देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ शिवाजी जो है वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो कोलैप्स कर गया था। और ये कहाँ पे स्टैच्यू ऑफ शिवाजी बना हुआ है, वो राजकोट फोर्ट में बना हुआ है। अब राजकोट से आप गुजरात मत चले जाना, ये राजकोट फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विजियो एनएक्सटी मतलब विजियो नेक्स्ट इसको बोलते हैं। तो ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। गिरिराज सिंह जो हमारे बिहार के बेगूसराय के सांसद हैं वही इनके मंत्री हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है कि फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को सामने लेके आना, शोकेस करना। मतलब फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव कौन लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और इसका मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह जो हमारे माननीय सांसद हैं बेगूसराय के, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट अस्मिता देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है, प्रोजेक्ट अस्मिता जो है वो जॉइंट इनिशिएटिव है किनका, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो बहुत मतलब सोचने वाली बात। एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी का जो है एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जितने भी स्टडी मटेरियल आप अभी हिंदी में देखते होंगे, इंग्लिश में देखते होंगे, बंगाली में देखते होंगे, इसमें ये कहा गया है कि जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उसको टोटल इंडियन लैंग्वेज जो 22 हैं, टोटल कितने लैंग्वेज हम लोग का 22 लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल को तैयार किया जाए। इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट अस्मिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये भी मैंने अपने साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रूफटॉप सोलर लगाना है, किसमें, 1 करोड़ हाउस होल्ड के में, कितना, 1 करोड़ घर में, मतलब छत के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगाना है, जिससे क्या होगा, एनर्जी जो है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पे जो है दबाव जो है कम पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप क्या है, वैभव फेलोशिप जो है उसका फुल फॉर्म होता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। क्या होता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। इसमें क्या है, इसका मोटो अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट। मतलब मतलब जो भी साइंटिस्ट बाहर में है ना, अभी किसी दूसरे देश में काम कर रहे होंगे, तो उन लोग को अट्रैक्ट करना है, लेके आना है। और ये इनिशिएटिव किनका है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये डिपार्टमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फर्स्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन जो है वो एनटीपीसी के द्वारा किया गया था और ये सूरत गुजरात में किया गया है। क्या किया गया है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन एनटीपीसी के द्वारा किया गया है और ये सूरत गुजरात में किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद प्राइवेट पार्टनर के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा टूरिज्म की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रूज़ भारत मिशन, आपको नाम सुने होंगे क्रूज़ भारत मिशन का। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये मुंबई पोर्ट से लेकर के, ये मुंबई पोर्ट से स्टार्ट हुआ था। इसका एम था टूरिज़्म, मतलब समंदर में टूरिस्ट हम लोग को करना है, मतलब टूरिस्ट। तो और इसका क्या, कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये इंपॉर्टेंट, ये तो क्या है, मतलब क्रूज़ भारत से आपको तो पता चल ही जाएगा कि क्या है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मुंबई पोर्ट से स्टार्ट किया गया था। क्लियर। अब आते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेमिकॉन इंडिया।
सेमिकॉन इंडिया जो है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसमें लोकेशन कहाँ है? इसमें लोकेशन जो है ये नोएडा में है, ठीक है ना, नोएडा में है। और ये क्या है, इंडिया एक्सपो मार्केट के लिए किया गया था। इसका एम क्या था पता है आपको? कि इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी को शो करना है। क्या करना है? शो करना है। उसके बाद इसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट है, थीम है आपका शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर्स। क्या है? शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपको पता है RRTS आप न्यूज़ में सुने होंगे, फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है एक। इसमें क्या होगा कि इसमें दिल्ली में जो जितने लोग रहते हैं, बाहर से आते हैं काम करने के लिए, जहाँ पे ऑफिस रहते हैं कहीं, मतलब तो सेम टाइप, मतलब NCR जानते हैं ना, तो NCR का ये समझ लीजिए कि काइंड ऑफ एक्सटेंड मतलब है। अगर मेरठ से लोग डायरेक्ट आएंगे दिल्ली गुड़गांव काम करेंगे, फिर मतलब चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि दिल्ली में जो लोड है ना पॉपुलेशन का, वो कम हो जाएगा। पॉपुलेशन का लोड कम होगा तो आपको पता ही है कि पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। और ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। हो गया ख़त्म। आप इसका PDF जो है टेलीग्राम पे आप ले लेना और हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।